हेलो एवरीवन, आई थिंक सो माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। सभी के लिए मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा। आई होप सो माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। चलिए, सो लेट्स बी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करने वाला रहूँगा। बच्चों को शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं या जो लोग हाईवे इंजीनियरिंग को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग आराम से सेशन को एंजॉय कर सकें। फर्स्टली आई विल डिस्कस, मैं पहले आपको डिस्कस करूं कि यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं टीसीपी के बारे में, द सिविल पॉइंट, तो एक यहाँ पर कोर्स आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इट इज ₹4,999, ठीक है ना। और नगर पालिका निगम एमपी में जो असिस्टेंट इंजीनियर 2025 का वैकेंसीज आया है उसके रिगार्डिंग ये संकल्प बैच को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो वैसे तो प्राइस है 7,999, बट दिवाली ऑफर आप लोगों के लिए है तो इसलिए ₹4,999 प्राइस आपका रखा हुआ है, ठीक है। बाकी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। इसके बाद 5000 एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, नोट्स एंड पीडीएफ, डाउट सेशन, एक्सपीरियंस फैकल्टीज। आपको अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पर आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हेलो हेलो भाई, हेलो। सो आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो द सेशन विच आई विल डिस्कस हियर, जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला रहूंगा, इट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। मैं आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करूंगा। अब जब भी अपन हाईवे इंजीनियरिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करना व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो बेटा, जब भी मैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में लगभग अगर अपन बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पूरे चार सेक्शन होते हैं। द फर्स्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग, another I will discuss, it is called as airway engineering, next is railway engineering, और एक हमारे पास होता है waterway engineering, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के पहला सेक्शन दैट मींस हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में आपके सामने यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब जब भी अपन हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं या फिर हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करें तो आप सभी लोगों को मालूम है, इफ आई विल टॉक अबाउट हाईवे इंजीनियरिंग, अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं या फिर हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में यदि हम डिस्कशन करने की आपके सामने कोशिश करें तो आप एक बात को याद रखिए और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूं। द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है। क्या हुआ बंटू? द क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन ये है कि हाईवे इंजीनियरिंग को अगर हम डिस्कशन करना चाहें या फिर हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम आपके सामने बात करना चाहें तो पूरे हाईवे इंजीनियरिंग को मैं लगभग 5 पार्ट में डिवाइड करता हूँ या 6 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन पोर्शन, द अनदर इज ज्योमेट्रिक डिजाइन, नेक्स्ट आई विल डिस्कस, जो मैं डिस्कस करूंगा इट इज अ ट्रैफिक इंजीनियरिंग, नेक्स्ट आई विल डिस्कस इट इज अ पेवमेंट डिजाइन, इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे इट इज पेवमेंट मटेरियल, और द लास्ट पोर्शन इज पेवमेंट मेंटेनेंस। सही बात है, तो हमें इस तरीके से टोटल मिलाकर 6 पोर्शन इस हाईवे इंजीनियरिंग में कंसीडर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। नमस्ते नमस्ते। इस तरीके से हमें 5 पोर्शन पूरा हाईवे इंजीनियरिंग में कंप्लीट करना पड़ता है। मैंने आपके सामने डिस्कशन किया, मैंने आपके सामने क्या डिस्कशन किया, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए। तो नाउ इन टुडेस क्लास, आज की क्लास में मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन पोर्शन की बात करूंगा। तो जब अपन इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, देखो आजकल हम बहुत ज्यादा टर्म सुन रहे हैं हाईवे हाईवे। पहले के जमाने में हम नाम सुनते थे रोड, आज के जमाने में हम सबसे ज्यादा जो नाम सुनते हैं इट इज हाईवे। तो क्वेश्चन इज दिस, सबसे पहला क्वेश्चन हमारी लाइफ में ये है कि सर हाईवे का रियल मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट हाईवे, हाईवे से हम क्या समझते हैं। तो सिंपल बात है, अगर मैं आपके सामने हाईवे के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, हाईवे से आप क्या समझते हैं, तो आप याद रखिए हाईवे का मतलब होता है इट इज अ हाई एंड नेक्स्ट इज वे। तो हाईवे की अगर हम बात करें तो हाईवे का रियल मतलब है इट इज अ हाई प्लस वे। हाई प्लस वे का मतलब होता है, इफ आई विल टॉक अबाउट हाई, तो हाई का मतलब है ऊंचा और वे का मतलब होता है रास्ता, यानी ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाए, जनरली वही हाईवे है। समझ रहे हो। बाकी आप किस भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, हेलो गुड इवनिंग, तो आप कुछ भी बोलो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर दे, एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर दे, तो ये सब ठीक है, दीज आर दी क्लासिफिकेशन, ये केवल और केवल क्लासिफिकेशन है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं रियल हाईवे की बात करूं, यानी हाईवे टर्म्स का मतलब क्या है, तो ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाए, हाई का मतलब होता है ऊंचा और वे का मतलब होता है रास्ता, दैट मींस अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाएगा वो वो हाईवे कहलाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऊंचाई पर रास्ता बनाया क्यों गया, भाई जिंदगी में रोड तो थे ही,
ऊंचाई पर रास्ता क्यों बनाया गया? तो आप मेरी बात को सुन लीजिए और बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए कि एक्चुअल में क्या हुआ कि सर मुझे ऊंचाई पर रास्ते को बनाना पड़ा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल डिस्कस, मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि ये हमारा रोड है, दिस इज अवर सरफेस, ये हमारे पास सरफेस था। और पहले के जमाने में हम क्या करते थे, इस सरफेस के ऊपर ही रोड को बना देते थे। एक बहुत टर्म्स यूज होता है, उसका नाम है पेवमेंट। आपने बार बार एक नाम सुना होगा, पेवमेंट पेवमेंट। तो जनरली पेवमेंट का मतलब क्या है? पेवमेंट इज अ हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस। पेवमेंट एक ऐसा हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होता है ऑन विच मूवमेंट इज पॉसिबल, जिस पर मूवमेंट पॉसिबल रहेगा। इफ आई विल टॉक अबाउट द पेवमेंट, अगर हम पेवमेंट की बात करते हैं तो जनरली अगर अपन पेवमेंट की बात करें तो पेवमेंट का मतलब होता है पेमेंट का मतलब होता है इट इज अ हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस। ये एक ऐसा हार्ड और कॉम्पैक्टेड सरफेस होता है ऑन विच मूवमेंट इज पॉसिबल, जिस पर मूवमेंट पॉसिबल हो। अब चाहे मूवमेंट वेहिकुलर मूवमेंट हो, चाहे पेडेस्ट्रियन मूवमेंट हो, ऐसी हर एक सरफेस जो हार्ड होगी, जो कॉम्पैक्टेड होगी और जिस पर मूवमेंट पॉसिबल होगा, उसको मैं आपके सामने पेवमेंट बोलता हूं। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हमारे पास ये ग्राउंड लेवल था और हमने ग्राउंड लेवल पर ही रोड को बना देते थे, एक पेवमेंट को बना देते थे, इसको ही हम रोड बोलते थे। अब कंडीशन क्या है बच्चों, कंडीशन ये होता था जब पानी गिरता था, हम सभी लोगों को मालूम है जब बारिश होगी प्रेसिपिटेशन होगा, हाइड्रोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। तो व्हेन प्रेसिपिटेशन विल अकर, जब प्रेसिपिटेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन के कारण वहां पर कुछ रन ऑफ जनरेट होगा। हेलो नमस्ते। तो मैंने आपके सामने बोला प्रेसिपिटेशन में कुछ रन ऑफ जनरेट होगा। तो जब रन ऑफ जनरेट होगा तो इस तरीके से पानी बहता हुआ आएगा और आपको मालूम है एक कंडीशन होती है फ्लडिंग कंडीशन। जब फ्लड वगैरह आता है तो पानी का लेवल इस तरीके से बढ़ जाएगा और पानी कुछ टाइम बाद रोड के ऊपर से निकलने लगता था। और आप लोगों ने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि बारिश में रोड ब्लॉक हो गया, पानी रोड के ऊपर चला जाता था। तो आप लोग सुनते हो ना कि बारिश में रोड ब्लॉक हो गया। तो इस यार इंजीनियर्स को बड़ी दिक्कत थी कि जब भी मानसून सीजन आता था और जब भी फ्लड कंडीशन आती थी, उस कंडीशन में हमारा जो पानी था वो रोड के ऊपर चला जाता था। और जब पानी रोड के ऊपर चला जाता था तो वहां पर दिक्कत क्या होती थी, वहां पर दिक्कत ये होती थी कंजेशन विल अकर, वहां पर कंजेशन अकर होगा, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था ठप हो जाती थी। तो इस कारण से इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और इंजीनियर्स ने क्या बोला, इंजीनियर्स ने बोला यार अब जो हम आपके सामने पेमेंट बनाएंगे या फिर हम जो अब आपके सामने रोड बना रहे हैं, उन रोड को या फिर उन पेमेंट को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना चाहिए। हायर रिड्यूस लेवल पर मतलब आपने देखा होगा आजकल जो रोड होता है, आजकल जो हाईवे होता है, जब आप हाईवे पर चलते हो तो दोनों तरफ इस तरीके से एक स्लोप दिखाई देता है। एम आई राइट? इस तरीके से आप लोगों को स्लोप दिखाई, सभी ने देखा होगा यार, हमारे मध्य प्रदेश में तो आराम से दिख सकता है। तो मैंने आपके सामने बोला कि इस तरीके से हमारे लिए एक स्लोप दिखाई देता है। एक्चुअल में ये जो हम नीचे एक स्लोपिंग सरफेस बनाते हैं ना, इट इज जनरली कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट। इसको हमने आपके सामने एम्बैंकमेंट बोला है। ये जो हम आपके सामने स्लोपिंग सरफेस बना रहे हैं, दिस स्लोपिंग सरफेस इज जनरली कॉल्ड एज एम्बैंकमेंट। ये जो स्लोपिंग सरफेस है इसको मैं जनरली एम्बैंकमेंट के नाम से जानता हूं। समझ में आ रहा है? यानी अब हमने रोड को क्या किया, इस एम्बैंकमेंट के ऊपर बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना? अब ऐसा हमने क्यों किया, तो देखो जैसे मान लो इस ग्राउंड लेवल का रिड्यूस लेवल 100 मीटर था और एम्बैंकमेंट 2 मीटर ऊंचा है, तो इसका रिड्यूस लेवल 102 मीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं इसके रिड्यूस लेवल की बात करूंगा तो इसका रिड्यूस लेवल इज बिकम इक्वल टू 102 मीटर। यानी अब हमने पेवमेंट को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना स्टार्ट कर दिया। जब हमने पेवमेंट को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना स्टार्ट किया, बड़े ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला हमने पेमेंट को क्या किया, हमने पेमेंट को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने पेमेंट को हायर रिड्यूस लेवल पर बनाना स्टार्ट किया तो अच्छी बात यह है कि हम मान लो फ्लड आया, मैं यहां से क्या करता हूं, एक पाइप को यहां पर डाल देता हूं। अब इस पाइप में क्या होगा, इस पाइप से क्या होगा, फ्लड इस लेवल पर आएगा और इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। सही बात है, यानी पेमेंट को क्रॉस कर लेगा। कहने का मतलब इस दिस, कहने का हमारे पास केवल और केवल मतलब है, सर आपको अगर मान लिया आपने गेट की प्रिपरेशन की और आप एई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला मेरा आंसर ये रहेगा आप लोगों के लिए कि आपको नॉन टेक पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? और टेक्निकल के लिए आपके लिए कुछ बुक्स अगर हो, जैसे टीसीपी वालों की भी एक बुक्स है आई थिंक, है ना? तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। आपको उन बुक से एई जेई लेवल के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, क्योंकि गेट में हम गेट में केवल और केवल क्रीम चीजें पढ़ते हैं। हम गेट में कभी भी फालतू की चीजें नहीं पढ़ते, समझ रहे हो? लेकिन एई जेई क्या होता है ना, एई जेई क्रीम चीजें कम पूछता है। मैंने आपसे बोला एई जेई जो है वो एई जेई क्रीम चीजें कम पूछता है, ये बात समझ लो आप। ठीक है? तो अगर जो भी बच्चा गेट क्वालिफाइड है
और अगर उसको एई का एग्जाम देना है तो आप ये मत समझिएगा कि मैं गेट क्वालिफाइड हूं, मैंने गेट की प्रिपरेशन कर ली तो एई तो ऐसे ही निकल जाएगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है ना। गेट क्रीम पूछता है और एई जेई क्रीम से उसको कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी पूछता है। तो अंतर है दोनों चीजों में। चलिए, सो मैंने आपसे बोला आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, डू मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने आपसे क्या बोला कि इस तरीके से हमने पाइप डाला, अब पाइप के कारण क्या होगा, ये पानी इस तरीके से जाएगा और रोड को नीचे के नीचे क्रॉस कर लेगा। आप खुद बताइए, क्या ये फ्लड कभी इसके ऊपर से निकल पाएगा? क्या कभी नहीं निकल पाएगा, कभी नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाए, एक्चुअल में वो हाईवे है। हाई प्लस वे, ऊंचा रास्ता। और ऐसा इंजीनियर्स ने क्यों किया? ऐसा इंजीनियर्स ने इसलिए किया ताकि ये जो फ्लड प्रॉब्लम थी ना, हम उससे निजात पा सकें, हम फ्लड प्रॉब्लम को खत्म कर सकें। आई गेट, आप कभी नहीं सुनोगे कि यमुना एक्सप्रेस पे पानी के कारण ब्लॉक हो गया, ये कभी सुनने नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज है इस तरीके का। तो कहने का मतलब, कहने का सीधा सीधा मतलब है बच्चों कि नाउ अ डेज वी आर यूजिंग, आज के दिन हम यूज कर रहे हैं अ टर्म, उसका नाम है हाईवे। दैट मींस इसका मतलब है अ वे विच इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हायर रिड्यूस लेवल, ऐसा रास्ता जो ऊंचाई पर बनाया जाए, एक्चुअली में वो हाईवे है, ठीक है ना। और हमने क्या किया, तो मैंने यहाँ पर लिखा मेन पर्पस टू कंस्ट्रक्ट हाईवे। हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने का मेन पर्पस जो था इज रिजॉल्व द फ्लड प्रॉब्लम, क्योंकि हमने फ्लड प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। द मेन पर्पस टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे, हाईवे को कंस्ट्रक्ट करने का जो मेन पर्पस था टू रिजॉल्व द फ्लड प्रॉब्लम, क्योंकि हमने फ्लड प्रॉब्लम को आपके सामने रिजॉल्व किया था। सही बात है। अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं। मैंने आपसे बोला, अब देखिएगा मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों के लिए बताऊंगा। एक्चुअल में जब रोड बनना स्टार्ट हुए तो रोड एक बार में ही पूरा नहीं बन गया। जैसे आपने सुना होगा हम इंसान है, या चलो इंसान में इंसान तो बहुत दूर की बात हो गया, हमारी जनरेशन ने मोबाइल देखे, यानी हमसे आगे वाली जो जनरेशन थे उनने जवानी में मोबाइल देखे, हमारी जनरेशन है हमने बचपन से ही मोबाइल देखे, है ना। एक प्रकार से अगर देखा जाए, जैसे आप लोग मुझसे 5-6 साल अगर छोटे भी हो तो आप लोगों ने बचपन से देखे। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने 5th क्लास से मोबाइल देख लिया था। सही बात है ना, सबके घरों में आ गया होगा। तो जब हम मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा इनिशियल लेवल पर ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल आया, फिर यार लोगों को लगा नहीं यार इसको मॉडिफाइड करना चाहिए, उसके बाद कलर मोबाइल आया, फिर लोगों को लगा नहीं यार मोबाइल में कैमरा भी होना चाहिए तो कैमरे वाला मोबाइल आया, फिर लोगों को लगा कि नहीं यार इसमें हम गेम भी खेलना चाहिए तो गेम भी आ गया। तो कहने का मतलब इस देश, वक्त के साथ जैसे जैसे मोबाइल मॉडिफाइड हुआ, वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान मॉडिफाइड हुआ, इसी तरीके से वक्त के साथ रोड भी मॉडिफाइड हुए। समझ रहे हो। तो पहले के टाइम पर ऐसा नहीं है कि एक इंसान आया था, हेलो सचिन गुड इवनिंग, तो एक इंसान आया और उसने रोड को बना दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंसान आया और एक इंसान ने रोड को बना दिया। सबसे पहला जो रोड बना होगा उसमें कुछ गलत बातें होंगी, कुछ कुछ कमियां रह गई होंगी, उस कमी को नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ने खत्म किया होगा, उस फिर भी कुछ कमियां रह गई होंगी तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आया होगा उसने उन कमियों को खत्म किया होगा। तो इस कारण से मुझे आपके सामने एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है, दैट मींस हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख भी रहा होगा, the topic I will discuss it is historical development of road construction। मैं रोड कंस्ट्रक्शन के historical development की बात करूंगा। So I will discuss historical development of road construction। मैं रोड कंस्ट्रक्शन के historical development के बारे में बात करूंगा। हेलो कविता, मैडम आई थिंक यू आर माई स्टूडेंट एक्चुअली, कविता तोमर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने आपके सामने क्या बोला, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। मैं रोड कंस्ट्रक्शन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। तो अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन जो हमारे पास आया था, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन विच आई विल डिस्कस, जो मैं पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा था, द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन इज रोमन कंस्ट्रक्शन। तो हमने आपके सामने बोला जो हमारे पास पहला कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन को हमने नाम दिया है इट इज अ रोमन कंस्ट्रक्शन। रोमन कंस्ट्रक्शन का मतलब ही ये था कि ये रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, अगर हम रोमन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो रोमन कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन सिविलाइजेशन, जब हमारे पास रोमन सिविलाइजेशन थी, रोमन सभ्यता थी, तो रोमन सभ्यता के टाइम पर ये रोड कंस्ट्रक्ट किए गए थे, है ना। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन के दौरान ये रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे। अब जब हम इन रोड की बात करें तो रोमन ने क्या किया, रोमन ने अपने रोड का एक क्रॉस सेक्शन व्यू हमें गिवन दिया था। सो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ द रोमन कंस्ट्रक्शन। ये हमारे लिए रोमन कंस्ट्रक्शन का एक क्रॉस सेक्शन व्यू गिवन दिया है, ठीक है ना। अब रोमन ने क्या किया था, बड़े ध्यान से सुन लेना, रोमन हमारे सामने क्या कर रहा था, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोमन ने क्या किया,
रोमन ने बोला कि यार हमने नंबर ऑफ लेयर्स में रोड को बनाना है, एक ही मटेरियल में रोड को नहीं बनाया। उसने एक ही मटेरियल से रोड को नहीं बनाया। उसने सबसे पहले हमें बताया था कि आप रोड को एक ही मटेरियल से मत बनाइए, रोड को आप नंबर ऑफ लेयर्स में बनाइए, यानी कि हर एक लेयर में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आपको यूज करने पड़ेंगे। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको मालूम था जिस जिस लेयर पर जिस जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है एज पर लोड, वो मटेरियल हम प्रोवाइड कर दें। सही बात है। तो रोमन कंस्ट्रक्शन इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, रोमन कंस्ट्रक्शन हमारा पहला कंस्ट्रक्शन था जिसने हमें बताया था कि रोड्स ऑलवेज वी मेक इज अ नंबर ऑफ लेयर, आप रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाइएगा। ठीक है ना। जैसे हमने आपके सामने ये बनाए तो आपने देखा होगा इसने सबसे पहला लेयर हमें ये वाला प्रोवाइड करके दिया, बॉटम लेयर। तो बॉटम लेयर पर इसने लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स को रख दिया और जो लार्ज फाउंडेशन स्टोन इसने रखे उसका थिकनेस 10 से 20 सेंटीमीटर था। इसके ऊपर वाली लेयर पर उसने क्या किया, इसके ऊपर वाली लेयर पर उसने ब्रोकन स्टोन को रख दिया, उसका थिकनेस 25 टू 40 सेंटीमीटर था। इसके ऊपर उसने क्या किया, इसके ऊपर उसने लाइम मोटार को रख दिया जिसका थिकनेस 25 टू 40 सेंटीमीटर था। और इसके ऊपर इसने क्या किया, लार्ज स्टोन्स को रख दिया, लार्ज स्टोन एट टॉप, टॉप पर लार्ज स्टोन को रख दिया जिसका थिकनेस 10 टू 15 सेंटीमीटर था। सही बात है। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्ट था रोमन, सबसे पहला कंस्ट्रक्शन था रोमन जिसने हमें बताया कि पेमेंट को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाना है। अच्छा, आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि इसने यहाँ पर क्या किया, इसने यहाँ पर कर्व भी प्रोवाइड किया है। कर्व कुछ नहीं होता, कर्व इज अ लार्ज साइज ऑफ स्टोन। कर्व जो है वो एक बड़े साइज का पत्थर होता है, लार्ज साइज ऑफ स्टोन एक बड़े साइज का पत्थर होता है जिसका केवल और केवल एक ही यूज है, टू प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट, कि वो पेवमेंट को लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है। तो कर्व इज अ लार्ज साइज ऑफ स्टोन, कर्व एक लार्ज साइज का स्टोन होता है जिसका मेन पर्पस होता है प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी टू द पेवमेंट, कि आपके पेवमेंट को लेटरल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करना। आर यू गेट माय पॉइंट। अब मेरी बात को समझो, इसने अपना टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट जो गिवन दिया था इट इज 0.75 टू 1.2 मीटर, और जो टोटल विड्थ ऑफ द पेवमेंट इसने बनाया था उसका विड्थ 2.2 मीटर से 2.5 मीटर तक वेरी करता था। लेकिन एक्चुअल में इसने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हमारे लिए तो दिया, रोमन ने इस तरीके का कंस्ट्रक्शन तो हमारे लिए बनाया था, लेकिन रोमन ने इसमें कुछ कमियां छोड़ दी थी और कुछ अच्छी बातें भी थी। जरूर भाई, हर चीज में बुराई थोड़ी ना होती है, अगर कुछ बुरी बातें हैं तो कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो इसका सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में जब रोमन ने पहली बार रोड कंस्ट्रक्शन किया, पहली बार लाइफ में जब उसने रोड को इंट्रोड्यूस किया तो उसमें अच्छी बातें क्या थी यार। तो पहली अच्छी बात तो यही है कि उसने कम से कम रोड बनाना सिखा दिया कि चलने के लिए रोड जरूरी है। रोमन नहीं आता तो शायद 50-100 साल और लग जाते रोड पर चलने में। तो जब भी रोमन कंस्ट्रक्शन आया तो रोमन कंस्ट्रक्शन की कुछ अच्छी बातें थी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या अच्छी बातें हैं। माय डियर फ्रेंड, तो अगर मैं आप लोगों के सामने अच्छी बातों के बारे में बात करूं तो सबसे पहली अच्छी बात इसने हमें सबसे पहले बताया था, कि आपको पेमेंट नंबर ऑफ लेयर्स में बनाना है, एक ही मटेरियल से पेमेंट मत बनाओ, नंबर ऑफ लेयर्स में पेमेंट बनाओ। तो ये इसके एडवांटेज थे। तो इसने पहला एडवांटेज हमें बताया कि पेमेंट इज इन नंबर ऑफ लेयर्स, आप पेमेंट को नंबर ऑफ लेयर में बनाइए। सेकंड बात ये हमसे क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो इसने सेकंड बात हमसे बोला, इसने कर्व को प्रोवाइड किया था, इसने कर्व स्टोन्स को प्रोवाइड किया है। क्यों प्रोवाइड किया, इज टू प्रोवाइड लेटरल सपोर्ट। ये हमारे क्या करते हैं, ये हमें लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कर्व स्टोन। ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए हम कर्व की बात करें तो कर्व इज अ लार्ज साइज ऑफ स्टोन ओनली, कर्व एक बड़े साइज का पत्थर है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो कर्व, इसने कर्व को यूज किया और ये इतना ज्यादा खतरनाक इन्वेंशन था कर्व स्टोन कि आज भी हम रोड पर लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कर्व स्टोन को प्रोवाइड करते हैं। ये इतना ज्यादा खतरनाक इन्वेंशन है रोमन का कि आज भी हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए रोड पर कर्व स्टोन्स को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन बेटा ये तो इसके दो बहुत अच्छे एडवांटेज हैं। ठीक है, इसने कुछ गलत बातें भी, यानी कुछ गलतियां भी छोड़ दी। गलतियां क्या है, एक बात बताना आप लोग यार, अगर इस पर मान लो पानी गिरा, मान लो बम आया, रेनफॉल हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ और ये पानी आएगा सरफेस के ऊपर, क्या आपको सरफेस से पानी बाहर निकलने के लिए कोई क्रॉस स्लोप दिख रहा है क्या? भाई पानी तो तभी बहेगा यार जब क्रॉस स्लोप होगा। पानी अपने आप थोड़ी ना बहेगा। पानी दो ही तरीके से बह सकता है, या तो पाइप के अंदर बहेगा तो प्रेशर डिफरेंस के कारण, और खुले आसमान के नीचे बहेगा
अगर ओपन चैनल फ्लो होगा तो ग्रेविटी के कारण। क्या आपको पानी बहने के लिए यहाँ पर कोई क्रॉस स्लोप दिखाई दे रहा था क्या? अरे बोलो ना बच्चों, क्या कोई क्रॉस स्लोप दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा यार, सिंपल बात है, नहीं दे रहा। तो इसने सबसे बड़ी गलती की थी कि वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया ही नहीं। यानी पानी गिरता था तो यहीं पर जमा हो जाता था, पानी गिरता था और यहीं पर जमा हो जाता था। सही बात है, तो इसकी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। चलो अच्छा, अब इंजीनियर्स ने बोला कि यार ये कोई गलती नहीं है यार, इंजीनियर बोल रहे थे ये कोई गलती नहीं है, पानी तो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। अरे प्रभु, अगर पानी अपना रास्ता स्वयं बना भी लेता है, मैंने बोला ये कोई गलती नहीं है, पानी अपना रास्ता स्वयं बना लेता है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं अगर पानी अपना रास्ता स्वयं बना भी लेता है तो पानी भैया निकल भी गया रोड के बाहर तो जाएगा कहां? पानी अगर रोड के बाहर निकल भी गया तो जाएगा कहां? तो इसने कोई साइड ड्रेन प्रोवाइड किया है क्या? देयर इज नो साइड ड्रेन प्रोवाइड। इसने यहां पर कोई भी साइड ड्रेन को प्रोवाइड नहीं किया था, याद रखिए, इसने कोई भी साइड ड्रेन प्रोवाइड नहीं किया। तो इसके दो डिसएडवांटेज तो यही थे कि भैया इसने क्या किया था, इसने दो बहुत गड़बड़ काम कर दिए। एक तो इसने कोई भी क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया टू ड्रेन आउट दी सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए इसने किसी भी तरीके के क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड नहीं किया था। और सेकंड, इसने नो साइड ड्रेन इज प्रोवाइड, बाजू में कोई भी नाली प्रोवाइड नहीं की। रोड के किनारे में नालियां बनती है ना कि ताकि रोड का पानी नाली में चला जाए, तो ना तो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया, ना इसने साइड ड्रेन को प्रोवाइड किया। समझ रहे हो? लेकिन इसका एक और डिसएडवांटेज है। लेकिन वो डिसएडवांटेज क्यों है उसको समझने के लिए आपको 15-20 मिनट लगेंगे। अभी समझ लो कि वो एक डिसएडवांटेज है। इसका एक डिसएडवांटेज ये था बच्चों कि इसने लार्ज स्टोन्स को बॉटम लेयर पर प्रोवाइड कर दिया। लार्ज स्टोन एट बॉटम लेयर। इसने बॉटम लेयर पर क्या किया? इसने बॉटम लेयर पर लार्ज स्टोन प्रोवाइड कर दिए। दिस इज अ डिसएडवांटेज। ये इसका एक डिसएडवांटेज था। और क्या डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है लार्ज फाउंडेशन स्टोन्स, यानी कि लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर। ये इसका डिसएडवांटेज है, लार्ज स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम लेयर। अब क्यों है ये डिसएडवांटेज, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा और मुझे उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, ठीक है ना। लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर, अब क्यों है ये डिसएडवांटेज, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको वक्त लगेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करना व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। मेरे भाइयों बहनों बताऊं तो मैंने आपसे बोला अब ये हमारे पास 3 डिसएडवांटेज आ गए, तो 3 डिसएडवांटेज आ गए, तो इन डिसएडवांटेज को मॉडिफाइड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आया। एंड द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन। एक और कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया, इट इज कॉल्ड ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन। ये रोमन से थोड़ा सा मॉडिफाइड था, नो डाउट यार, बनी बात है, रोमन से तो मॉडिफाइड रहेगा। रोमन में कमियां थी तभी तो ट्रेसैगुएट ने काम किया, अगर रोमन में कमियां नहीं होती तो ट्रेसैगुएट आगे काम ही नहीं करता, सिंपल बात है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन आया, द सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन व्हिच आई विल डिस्कस, जो सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्शन आएगा, दिस इज जनरली कॉल्ड एज, उसको हमने क्या बोल दिया, तो उसको हमने नाम दिया इट इज अ ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन था। अगर मैं आपके सामने ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन ने क्या किया, उसने भी नंबर ऑफ लेयर्स में ही पेवमेंट को बनाया, ठीक है ना। उसने भी कर्व स्टोन प्रोवाइड किया फॉर लेटरल सपोर्ट के लिए सब कुछ बढ़िया किया। लेकिन उसने एक मॉडिफिकेशन ये किया, उसने ये समझ लिया यार कि टॉप सरफेस पर पानी जमा हो रहा है, उस पानी को जमा नहीं होने देना, मुझे रोड से ड्रेन आउट करना पड़ेगा उस वाटर को। समझ में आ रहा है? मुझे रोड से ड्रेन आउट करना पड़ेगा। श्रीमान जी आप भोपाल में हो? हाँ भाई मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में हूँ भाई। पार्टी दे रहे हो मुझे? हाँ, गिव मी अ पार्टी फॉर मी। कहाँ पार्टी दोगे, सागर करे पर, विष्णु पर? सो मैंने आपके सामने क्या बोला है, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और समझिए। सो मैंने आपसे बोला ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन, तो अगर हम ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन, तो मैंने आपसे बोला ट्रेसैगुएट कंस्ट्रक्शन में कुछ बातें हमें समझा के बताएं। जैसे पहली बात अगर मैं आपके सामने डिस्कशन करूं, चलिए यहाँ देखिए मैं भोपाल में हूँ, अपन कभी मिल लेंगे यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मध्य प्रदेश के वासी हैं, भारत के दिल हैं, और हम लोग वैसे भी सबके दिल हैं, है कि नहीं भाइयों।
सो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला तो ट्रेसेगुएट ने हमसे बोला कि अगर सरफेस पर पानी आ रहा है तो सरफेस के वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए हमें टॉप सरफेस पर क्रॉस स्लोप की आवश्यकता पड़ेगी। सही बात है। तो इसका पहला मॉडिफिकेशन तो ये था, इसका मैंने आपके सामने बोला इसका पहला मॉडिफिकेशन तो यही था। द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज कि इसने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर दिया, क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड कर दिया टू ड्रेन आउट दी सरफेस वाटर, ताकि हम सरफेस वाटर को ड्रेन आउट कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं आपके सामने बोलूं, ये इतना भयंकर इन्वेंशन था कि आज भी जिंदगी में रोड पर आप कैम्बर प्रोवाइड करते हो। सही बात है। तो क्वेश्चन आया था पिछली साल व्यापम में पिछली साल का क्वेश्चन है कि कैम्बर को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कंस्ट्रक्शन कौन सा था? तो कैम्बर को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला कंस्ट्रक्शन ट्रेसेगुएट कंस्ट्रक्शन था। ये बात आप याद रखिएगा। तो मेरे मुंह से कब क्वेश्चन निकल जाएगा पता नहीं पड़ेगा, इसलिए लेक्चर में बने रहिए मेरे भाइयों, बने रहिए। तो मैंने आपसे बोला ट्रेसेगुएट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेसेगुएट पहला कंस्ट्रक्शन था, ट्रेसेगुएट इज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, ट्रेसेगुएट पहला कंस्ट्रक्शन था जिसने हमसे बोला था कि अगर पानी को सरफेस से ड्रेन आउट करना है तो मुझे क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, चीजों को थोड़ा और समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, एक और इन्वेंशन इसने किया। अब उसने बोला यार पानी ड्रेन आउट तो हो जाएगा, लेकिन जाएगा कहाँ? तो ड्रेन आउट होने के बाद इसने यहाँ पर साइड ड्रेन को प्रोवाइड किया। बेटा इसने क्या प्रोवाइड कर दिया? ऑल्सो प्रोवाइड अ साइड ड्रेन। इसने साइड ड्रेन भी प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो इसने सबसे पहले तो क्या किया? क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया। पानी बहकर जाएगा कहां? तो इसने साइड ड्रेन भी प्रोवाइड कर दिया। तो दो मॉडिफिकेशन कर दिए। एक तो क्या कर दिया? क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड एट टॉप लेयर टू ड्रेन आउट द सरफेस वाटर। सरफेस वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए इसने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड किया है टॉप लेयर पर। सेकंड इसने मॉडिफिकेशन क्या किया? मैंने आपसे बोला साइड ड्रेन इज प्रोवाइडेड, इसने साइड ड्रेन को भी प्रोवाइड कर दिया, बाजू में यानी नाली भी प्रोवाइड कर दी, साइड ड्रेन भी इसने प्रोवाइड कर दिया। मेरे भाइयों बहनों, ये तो दो बातें हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसने साइड ट्रेन प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या लिखा? डिसएडवांटेज क्या है? देखो बेटा, इसने क्या किया? इसने टॉप लेयर के अलावा और किसी लेयर पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया। इसने केवल और केवल टॉप लेयर पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इसने किसी लेयर पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड नहीं किया। ये इसका डिसएडवांटेज है। सर डिसएडवांटेज क्यों है सर? डिसएडवांटेज क्यों है सर? डिसएडवांटेज इसलिए है क्योंकि बेटा अगर आप गाड़ी चलाओगे तो इस सरफेस के तो आप नॉर्मल लोड को ट्रांसफर करोगे, लेकिन बाकी की सरफेस पर ये इंक्लाइन लोड ट्रांसफर होगा। तो यूनिफॉर्म लोड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। एक सरफेस के नॉर्मल टू द सरफेस लोड ट्रांसफर हो रहा था और अदर सरफेस के इंक्लाइन ट्रांसफर हो रहा था, जबकि इंक्लाइन लोड ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लोड ऑलवेज बी ट्रांसफर नॉर्मल टू द सरफेस। लोड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ट्रांसफर होना चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल बोलता है। सही बात है। तो लोड हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टू द सरफेस लोड ट्रांसफर नहीं हुआ। तो एक्चुअल में यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन ऑफ लोड, यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोड नहीं हो रहा था। लोड यूनिफॉर्म तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो इसका ये डिसएडवांटेज बना कि नो क्रॉस स्लोप प्रोवाइडेड अदर देन टॉप लेयर। इसने अदर देन टॉप लेयर के अलावा इसने किसी भी लेयर पर क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड नहीं किया था। इसका एक और डिसएडवांटेज जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑलरेडी दिख रहा होगा, इसका एक और डिसएडवांटेज बचा कि इसने भी क्या किया? लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर। इसने लार्ज स्टोन को बॉटम लेयर पर प्रोवाइड कर दिया। ये भी एक डिसएडवांटेज है। सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि सर ये डिसएडवांटेज क्यों है? सभी बच्चों के खोपड़े में एक बात घूम रही है कि सर ये डिसएडवांटेज क्यों है? सर ये डिसएडवांटेज क्यों है? तो मैं आपसे बोल रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको 2-5-10 मिनट का वक्त लगेगा बच्चों। ये डिसएडवांटेज क्यों है, इसको समझने के लिए आपको 2-5-10 मिनट का वक्त लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो हमने बोला सेकंड डिसएडवांटेज इसका था लार्ज स्टोन प्लेस्ड एट बॉटम लेयर। आपने बॉटम लेयर पर क्या किया? आपने बॉटम लेयर पर लार्ज स्टोन्स को प्रोवाइड कर दिया। सही बात है। अब इतनी गलतियां हो गई भैया, तो अब सेकंड कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास फिर आया। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया, इट इज अ मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। एक और कंस्ट्रक्शन हमारे पास आया, मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में ना सुना हो, क्योंकि एक्चुअल में मेटकाल्फ इज अ ब्लाइंड, मेटकाल्फ एक ब्लाइंड आदमी था, एक अंधा आदमी था। इस कारण से इसका वर्क वाज नॉट रिकॉर्डेड, इसका वर्क रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, ठीक है ना।
तो हमने आपसे बोला, इसमें एक आध दो लाइन है, आप सुन लीजिएगा अगर आपका मन है तो, नहीं तो अपन अगली पर तो चल ही रहे हैं। तो द लाइन इज दिस, मैंने आपसे बोला ही वॉज एंगेज्ड ऑन रोड कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज था। कब एंगेज था? जब ट्रेसेगुएट वॉज वर्किंग इन फ्रांस, जब ट्रेसेगुएट फ्रांस में काम कर रहा था। याद रखना, जो अगर हम मेटकाल्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो मेटकाल्फ भाई सर मैं खुरई से हूँ। अरे गजब यार मैं बीना से हूँ। बिल्कुल अपन मिलते हैं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब तो सब भाई भाई हैं यार। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में कोई नॉन लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैंने भारत में लगभग, मैं सच बोल रहा हूँ, अभी तक भारत में लगभग 18 से 20 स्टेट में पढ़ा चुका। इवन इफ मैं अंडमान निकोबार तक पढ़ाया हूँ, लेकिन कभी जिंदगी में मौका ही नहीं पड़ा मध्य प्रदेश वालों को पढ़ाने का। यानी क्या पता ये कैसी विडंबना है या फिर लाइफ का कैसा मोड़ था कि मुझे आज तक मैंने यानी पूरे भारत में पढ़ा लिया। मैं एक दिन यही सोच रहा था बैठे बैठे, यही सोच रहा था पूरे भारत में पढ़ा लिया। मजाक नहीं कर रहा मैं भाई। अंडमान निकोबार पढ़ा आया, जम्मू कश्मीर पढ़ा आया, मैं आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड पढ़ा आया, साउथ में आपका हैदराबाद, तेलंगाना, केरल तक पढ़ा आया, लेकिन आज तक जिंदगी में मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे मध्य प्रदेश में पढ़ाने का। अब आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं तो आई रियलाइज दैट, मैंने ये रियलाइज किया कि यार सच में यार, यानी कि अपना स्टेट अपना होता है, कोई दो राय नहीं है। वैसे तो पूरा देश अपना है, लेकिन अपना स्टेट अपना होता है। और मेरे भाइयों, मैंने पूरा पूरा भारत घूम लिया, लेकिन मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं है यार। आप ये बात समझ लो सभी लोग, मध्य प्रदेश जैसा प्रदेश नहीं है। तो मैंने इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना, मैं आपको सच में दिल से पढ़ाऊंगा। सभी लोग क्लास में आइए, आराम से यहाँ पर क्लास में बैठिए, आराम से आप लोग क्लास में पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस लेकिन पढ़िए जरूर, आराम से पढ़िए। मैं आपसे गारंटी देता हूं, मैं बस दिल से पढ़ाऊंगा। ये मत बोलना सर जल्दी जल्दी पढ़ा दो, सर ऐसा मत, बिल्कुल मत बोलो। बस आराम से बैठो और आराम से मेरी बात सुनो। हरि कथा अनंता, ऐसा सुनो आप लोग, समझ रहे हो? बिल्कुल बस आराम से, हाईवे चल रही है, गाड़ी दौड़ रही है, अपन पढ़ रहे हैं, काम खत्म। अपन लोग तो वो है ना यार। चलो आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। सो मैंने आपके सामने क्या बोला, सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और समझिए। सो मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात बोलना चाह रहा था, मैं आपसे कुछ ऐसी बात बोलना चाह रहा था। हाँ वही, अपने तो अपने होते हैं। सो मैंने बोला ही वॉज एंगेज्ड ऑन रोड कंस्ट्रक्शन वर्क इन इंग्लैंड। ये इंग्लैंड में रोड कंस्ट्रक्शन वर्क में एंगेज था ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ट्रेसेगुएट वाज वर्किंग इन फ्रांस। कब? जब ट्रेसेगुएट फ्रांस में वर्किंग था। लेकिन बाय डिफॉल्ट अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वाज नॉट रिकॉर्डेड, इसका काम रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। इस कारण से किताबों में आज की तारीख में इनको पढ़ाया भी नहीं जाता है, बट इन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे रोड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है ना? थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो अब भाई मेरे पास दो डिसएडवांटेज बचे हैं। एक डिसएडवांटेज तो था कि हर एक लेयर पर उसने क्रॉस स्लोप को प्रोवाइड नहीं किया, और दूसरा डिसएडवांटेज बचा लार्ज स्टोन प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर। इसने बॉटम लेयर पर लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े स्टोन्स को प्रोवाइड कर दिया था। सही बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आया, दिस कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। जो हमारे पास नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आया था, द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। तो जब हम आपके सामने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, या फिर मैं आपके सामने टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर बताने की कोशिश करूं, तो बड़े ध्यान से सुनिए। अब टेलफोर्ड ने बहुत सारी चीजों को मॉडिफाइड कर दिया। जब तक हमारे पास मैकेडम कंस्ट्रक्शन जिंदगी में नहीं आया था, तब तक टेलफोर्ड ही बेस्ट कंस्ट्रक्शन था। मैं बोल रहा हूं, जब तक हमारे पास जिंदगी में मैकेडम कंस्ट्रक्शन नहीं आया था, तब तक बेस्ट कंस्ट्रक्शन का अवार्ड हमेशा टेलफोर्ड को दिया जाता था। और टेलफोर्ड आज भी इतना खतरनाक कंस्ट्रक्शन है कि आज भी जहां पर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, वहां आज भी इंजीनियर्स मैकेडम को प्रेफर नहीं करता, टेलफोर्ड को प्रेफर करता है। तो टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन ने भी हमारे लिए अपना एक क्रॉस सेक्शन व्यू गिवन दिया, और इसने हमारे लिए बताया कि पेमेंट को भैया हम भी नंबर ऑफ लेयर्स में बनाएंगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। ठीक है ना? अब इसने मॉडिफिकेशन क्या किया? इसने एक ही मॉडिफिकेशन किया। देखो, इसने कर्व तो प्रोवाइड किया लेटरल सपोर्ट के लिए, साइड ड्रेन भी प्रोवाइड कर दिया, क्रॉस स्लोप भी प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इसने क्रॉस स्लोप
अपर मोस्ट लेयर अकेले पर प्रोवाइड नहीं किया, इट प्रोवाइड अ क्रॉस स्लोप एट ईच एंड एवरी लेयर, इसने हर एक लेयर पर क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है। इट प्रोवाइड अ क्रॉस स्लोप, इसने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है एट ईच एंड एवरी लेयर, हर एक लेयर पर इसने क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया है। आपको दिख रहा होगा, तो हर एक लेयर पर करेगा तो क्या होगा, लोड एक सरफेस की अगर नॉर्मल ट्रांसफर हो रहा है तो हर एक सरफेस के नॉर्मल ट्रांसफर होगा, तो यूनिफॉर्म ट्रांसफर ऑफ लोड होने लगा बेटा। लेकिन यहां पर भी एक डिसएडवांटेज है, क्या कोई मुझे बताएगा एक डिसएडवांटेज क्या बचा? एनीबडी एल्स, क्या कोई मुझे बताएगा एक डिसएडवांटेज क्या बचा? हाँ भैया, हाँ, जो आप सोच रहे हो वही है, वही है डिसएडवांटेजेस। इसका डिसएडवांटेज है कि लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर, लार्ज स्टोन्स को आपको बॉटम लेयर पर प्रोवाइड करना पड़ा। सही बात है ना? तो लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर, लार्ज स्टोन बॉटम लेयर पर प्रोवाइड करना पड़ा। दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ये हमारे पास एक डिसएडवांटेज बच गया। अब बाकी सब डिसएडवांटेज खत्म हो गए, केवल एक ही डिसएडवांटेज हमारे पास बच गया। अरे समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो भैया? समझ में आ रहा हो ना? बस काम खत्म। तो मैंने बोला था बस ओनली वन डिसएडवांटेज रिमेनिंग एंड द डिसएडवांटेज इज लार्ज स्टोन्स प्रोवाइडेड एट बॉटम लेयर। हमने लार्ज स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर को बॉटम लेयर पर प्रोवाइड कर दिया। एम आई राइट? थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, तो इस डिसएडवांटेज को और हम खत्म कर देते हैं, ठीक है ना? इस डिसएडवांटेज को और हम खत्म कर देते हैं। तो डिसएडवांटेज इसको और खत्म कर देते हैं। तो इसको खत्म करने के लिए एक महान साइंटिस्ट आया, एंड द महान साइंटिस्ट इज जनरली कॉल्ड एज मैकडम कंस्ट्रक्शन। अब मैकडम ने देखिए क्या किया। मैकडम इज वेरी खतरनाक साइंटिफिक आदमी, ठीक है ना? मैकडम एक बहुत खतरनाक साइंटिफिक आदमी था। उसने हवाबाजी नहीं की, उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया। मैं आपसे बोल रहा हूं, उसने हवाबाजी नहीं की, उसने एक्सपेरिमेंट करके बताया। समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट करके बताया। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात को सुनना और बड़े ध्यान से सुनना। अब मैकडम हमसे बोला कि यार आपने रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया? बोले हाँ सर, हमने रोड को नंबर ऑफ लेयर में बनाया। मैकडम ने हमसे पूछा कि आपने रोड को नंबर ऑफ लेयर में बनाया? तो द आंसर इज यस सर, हमने रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया। अब जब आपने रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया मेरे भाइयों बहनों, जब आपने रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाया तो आपने इस तरीके से रोड को नंबर ऑफ लेयर में बनाना स्टार्ट किया। बड़े ध्यान से सुनिए, आपने क्या किया? रोड को नंबर ऑफ लेयर्स में बनाना स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस, इस तरीके से। सो इट इज अवर रोड नंबर 1, दिस इज अवर लेयर नंबर 2, दिस इज अवर लेयर नंबर 3, दिस इज अवर लेयर नंबर 4। अब आपने क्या किया बच्चों? अब आपने क्या किया? बड़े ध्यान से सुन लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न। अब आपने क्या किया? इस पर इस तरीके से टायर को प्लेस्ड किया। तो टायर को प्लेस्ड किया तो ये हमसे बोल रहा था कि जब आपने इस रोड सरफेस के ऊपर टायर को प्लेस्ड किया तो बेटा लोड बिल्कुल वर्टिकली ट्रांसफर कभी नहीं होता। लोड तो एक पर्टिकुलर एंगल पर डिस्पर्स होता है, एक एंगल पर ट्रांसफर होता है, ठीक है ना? एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लोड इज डिस्ट्रीब्यूट लाइक दिस, लोड इस तरीके से किसी किसी एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा बोला जाता है कि लगभग लोड जो होगा वो 45 डिग्री एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कितने डिग्री पर? तो लोड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 45 डिग्री एंगल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। हाईवे इंजीनियरिंग में हम लोड डिस्पर्जन का एंगल जो मानते हैं इट इज इन 45 डिग्री। आप बड़े ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग में मैं जो लोड डिस्पर्जन एंगल मानता हूं, द लोड डिस्पर्जन एंगल इज बिकम इक्वल टू, मैंने आपसे बोला, मैंने लोड डिस्पर्जन एंगल का जो माना है हाईवे इंजीनियरिंग में, इट इज इन 45 डिग्री। हम 45 डिग्री लोड डिस्पर्जन का एंगल मानते हैं। तो मैंने आपके सामने क्या बोला? मैंने आपसे बोला जब फर्स्ट लेयर पर लोड ट्रांसफर हो रहा था तो लोड डिस्पर्जन एरिया आया हमारे पास इतना, यानी A1। इस पर जो आया, इस पर आया A2। इस पर जो आया, इस पर लोड डिस्पर्जन एरिया आ रहा है A3। और लास्ट लेयर पर जो लोड डिस्पर्जन का एरिया हमारे पास प्राप्त हो रहा है, दिस एरिया इज बिकम इक्वल टू A4। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं हमें लोड डिस्पर्जन का एरिया ज्यादा मिलता जा रहा है। यदि हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो स्ट्रेस इज बिकम इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अगर स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया बोलते हो बेटा, इसका मतलब अगर एरिया का वैल्यू इंक्रीज होगा तो स्ट्रेस का वैल्यू विल बिकम डिक्रीज, स्ट्रेस का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। इसके हिसाब से सबसे ज्यादा लोड डिस्पर्जन का एरिया मुझे फोर्थ लेयर पर मिल रहा है, तो सबसे कम स्ट्रेस फोर्थ लेयर पर आनी चाहिए। आप मुझे खुद बताओ, क्या छोटी स्ट्रेस रजिस्ट करने के लिए, कम स्ट्रेस रजिस्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े स्टोन्स बॉटम में प्रोवाइड करना सही है क्या? तो आंसर इज नो। भाई हमें कम स्ट्रेस को रजिस्ट करना है तो कम स्ट्रेस रजिस्ट करने के लिए मुझे छोटे छोटे पत्थर भी चल जाएंगे यार। बड़े बड़े फाउंडेशन स्टोन्स को आप क्यों प्रोवाइड कर रहे हो फाउंडेशन में, नीचे बॉटम लेयर में? वहां तो स्ट्रेस सबसे कम आ रहा है क्योंकि लोड डिस्पर्जन का एरिया सबसे ज्यादा है।
इफ लोड डिस्पर्जन एरिया इज मोर दैट मीन्स स्ट्रेस इज लोअर, स्ट्रेस कम होगा, और कम स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए लार्ज स्टोन्स प्रोवाइड करना मेरी समझ से ये सही नहीं है। मैकडम ने हमें यही बताया था, समझ में आ रहा है? मैकडम ने हमें यही बताया था कि भैया जैसे जैसे आप नीचे आओगे लोड डिस्पर्जन का एरिया इंक्रीज होता जाएगा, और छोटी स्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए हैवी स्टोन्स बॉटम लेयर में प्रोवाइड करना ये सही नहीं है। अगर आप फिर भी ऐसा कर रहे हो तो दो बातें हैं, या तो आपके पास पैसा बहुत है, और दूसरा या तो आप गधे हो, आप मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो एक इंजीनियर तभी सही इंजीनियर कहलाता है जब एक इंजीनियर, मैं आपसे बोल रहा हूं, एक इंजीनियर तभी सही इंजीनियर कहलाता है, एक इंजीनियर तभी सही इंजीनियर कहलाता है जब लोड डिस्पर्जन, तब जब वो चीजों को सेफ भी बना दे और साथ में इकोनॉमिकल भी बना दे। और यार हम तो मध्य प्रदेश के हैं, हमने ही सिखलाया सबको बाप बढ़ाना भैया है, हमने ही सिखलाया सबको सबसे बड़ा रुपया है। एम आई राइट? तो पैसा तो बचाना पड़ेगा, और फिर भी आप ऐसा अगर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप फिर भी आप ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, तो भैया इसका मतलब केवल और केवल एक ही है, इसका मतलब केवल और केवल एक ही है, ये मिस यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल है और अनइकोनॉमिकल है। ठीक है ना? तो यही तो मैंने आपके सामने ये लिखा भी है यहाँ पर कि मैकडम वॉज द फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, मैकडम पहला कंस्ट्रक्शन है, या मैकडम वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैकडम पहला व्यक्ति था, मैकडम वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैकडम पहला व्यक्ति था, ठीक है ना, हु सजेस्टेड दैट, जिसने सजेस्ट किया था हैवी स्टोन्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन बॉटम लेयर, कि आप हैवी स्टोन्स को बॉटम लेयर पर बिल्कुल भी प्रोवाइड मत करो। समझ रहे हो क्यों नहीं करो? तो मैक्सिमम स्ट्रेस एट टॉप लेयर, मैक्सिमम स्ट्रेस टॉप लेयर पर आ रहा है, दैट मींस इसका मतलब ये है कि हैवी मटेरियल को आप टॉप लेयर पर प्रोवाइड करो, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एट बॉटम लेयर, और मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो है वो बॉटम लेयर पर एक्ट कर रही है। अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस एक्टिंग एट बॉटम लेयर, वो बॉटम लेयर पर एक्ट कर रही है, हेंस नो नीड टू प्रोवाइड हैवी स्टोन्स इन बॉटम लेयर, इसलिए कोई नीड नहीं है हैवी स्टोन्स को बॉटम लेयर पर प्रोवाइड करने का। आर यू गेट माय पॉइंट? तो ये आपसे बोलता है ही प्रोवाइड स्टोन्स ऑफ साइज लेसर देन 5 सेंटीमीटर, इसने क्या किया, बड़े स्टोन की जगह 5 सेंटीमीटर से भी छोटे साइज के स्टोन को वहां पर प्रोवाइड कर दिया, और उसकी 10 सेंटीमीटर थिकनेस की लेयर बना दी। समझ में आ रहा है? यानी कि ऐसा मटेरियल उसने वहां पर प्रोवाइड किया, लार्ज स्टोन्स की जगह ऐसा मटेरियल प्रोवाइड किया जो 5 सेंटीमीटर सीप साइज में से पास हो गया। समझ रहे हो? और ऐसे स्टोन का 10 सेंटीमीटर का लेयर उसने प्रोवाइड कर दिया। तो उसने अपना एक क्रॉस सेक्शन गिवन दिया लाइक दिस, ठीक है ना, इसने छोटे छोटे स्टोन, ये ब्रोकन स्टोन पासिंग 5 सेंटीमीटर सीप साइज, वो 10 सेंटीमीटर का लेयर दे दिया। फिर इसके बाद बाकी अब सब कुछ हो गया, पेमेंट नंबर ऑफ लेयर्स में भी है, हर एक लेयर पर क्रॉस स्लोप भी है, कर्व स्टोन भी है, साइड ड्रेन भी है, अब सब कुछ हो गया। मेरी समझ से अब कुछ नहीं बचा, लार्ज स्टोन्स भी नहीं है बॉटम लेयर में, ठीक है ना। तो मैकडम ने हमें एक कंप्लीटली रोड बनाना सिखा दिया था कि आपको रोड किस तरीके से बनाना है। क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? मैकडम ने हमें रोड बनाना तो सिखा दिया कि साहब रोड किस तरीके से बनाना है, मैकडम ने सब कुछ मॉडिफाइड कर दिया था। अब मैकडम ने सब कुछ मॉडिफाइड कर दिया था तो हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, इंडिया में रोड को किस तरीके से डेवलप किया गया, हमें ये पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है देखने में दिक्कत हो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए आप कंसीडर कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको ये अपडेटेड नोट्स कल के दिन अपडेटेड नोट्स ले आऊंगा, थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। नाउ सी हियर प्लीज, हाँ टोटल 5 कंस्ट्रक्शन मेथड, यस टोटल 5, ठीक है ना। अब थोड़ी देर के लिए आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए, ये बात आप समझ लीजिएगा, कोई बच्चा क्लास छोड़ के ना जाए, आराम से देखिए और आराम से मेरी बात को समझिए, ठीक है। वैसे पढ़ने में आ रहा है, मैंने मोबाइल से पढ़ लिया है। तो मैंने आपसे क्या बोला, अब बात ये आ रही भैया हम रोड बनाना तो सीख गए, ठीक है ना। अब सर लेकिन हमारे भारत देश में हमें रोड को डेवलप करना था, तो हमें थोड़ा सा मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में भी सुनना पड़ेगा कि हमारे भारत जैसे महान देश में हमने रोडों को किस तरीके से डेवलप किया। हमें मॉडर्न रोड डेवलपमेंट इन इंडिया भी समझना पड़ेगा कि हमारे भारत जैसे महान देश में हमने रोडों को किस तरीके से डेवलप किया, हमें इसके बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने किस तरीके से डेवलप किया, मेरी बातों को सुनते जाना और मेरी बातों को समझते जाना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला एट द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज नॉट गुड, तो उस कंडीशन में हमारे भारत देश में रोड का कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं था।
मैं आपसे बोल रहा हूं एट द स्टार्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुआ, तो जब ब्रिटिश रूल का शुरुआत हुआ, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इज नॉट गुड, जो हमारे रोड का कंस्ट्रक्शन था वो अच्छा नहीं था, इज नॉट गुड, वो अच्छा नहीं था। एंड मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू रेलवे, और ज्यादा इंपॉर्टेंस रेलवे को दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। तो एट द स्टार्टिंग ऑफ ब्रिटिश रूल का जब शुरुआत हुआ, तो एट द स्टार्टिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल के शुरुआती दौर में द कंडीशन ऑफ रोड इज नॉट गुड, रोड का कंडीशन अच्छा नहीं था, और मोर इंपॉर्टेंस गिवन टू द रेलवे, मोर इंपॉर्टेंस जो था वो रेलवे को दिया जाता था। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो मैंने बोला अच्छा पहले तो अपन ये सुनो, इन 1865, अब पहला ईयर आया है, ये क्वेश्चन में आपसे बार बार पूछा जाता है। यार सब बच्चे चले गए, चलो तो फिर बंद करें क्लास, कल पढ़ते हैं इसके आगे, क्या बोलते हो? अब सब बच्चे चले ही गए तो कल पढ़ें क्या इसके आगे? अगर अगर आप लोग जाओगे क्लास छोड़ के तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, ये एक थोड़ी सी गलत आदत है मुझ में, ठीक है ना? लेकिन अब ये गलत आदत है, अब आप कुछ भी मानो इस चीज को। तो मैंने आपसे बोला इन 1865, 1865 में लॉर्ड डलहौजी कौन था? इट्स अ गवर्नर जनरल, ठीक है ना? उस टाइम हमारे यहाँ एक पोस्ट होती थी ना, ब्रिटिश इंडिया में एक पोस्ट होती थी गवर्नर जनरल, है ना? लॉर्ड डलहौजी एक बहुत फेमस गवर्नर जनरल रहा है, इज इन 1865, 1865 के जमाने में। तो हमने बोला इन 1865 में एक गवर्नर जनरल था, ठीक है ना? वो गवर्नर जनरल ने क्या किया था, एक डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया था, उसका नाम था पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन आएगा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई थी? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश किया गया था, इट इज 1865, 1865 में पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी, ठीक है ना? और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लॉर्ड डलहौजी कौन था? गवर्नर जनरल था, ठीक है ना? तो 1865 में, ओके नितिन भाई, ओके। तो मैंने बोला 1865 में क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी नाम का एक साइंटिस्ट था, और लॉर्ड डलहौजी ने, जो गवर्नर जनरल था, उसने पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। और किस तरीके से की थी? बिल्कुल सेम फॉर दैट एग्जिस्ट टुडे, बिल्कुल सेम तरीके से जैसा वो आज एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने आपसे बोला बिल्कुल सेम तरीके से जैसे वो आज एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? अब इसने लिखा आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, मोटर व्हीकल यूजिंग द रोड इंक्रीज, ठीक है ना? हमारे रोड पर मोटर व्हीकल इंक्रीज होने लगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे रोड पर मोटर व्हीकल इंक्रीज होने लगे, और जब मोटर व्हीकल इंक्रीज होने लगे तो पीपल डिमांड अ गुड रोड नेटवर्क, पीपल एक यानी जो इंसान थे, जो लोग थे हमारे देश के, वो एक अच्छे रोड नेटवर्क की डिमांड करने लगे कि भैया हमें रोड नेटवर्क चाहिए प्रॉपर। तो अब एंड डिमांडेड अ बेटर रोड नेटवर्क, और वो एक अच्छे रोड नेटवर्क का डिमांड करने लगे। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ रिजोल्यूशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक रेजोल्यूशन को पास किया इन 1927, तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन को पास किया, एक अध्यादेश जारी किया। सही बात है, रेजोल्यूशन मतलब अध्यादेश ही होता है ना, तो एक रेजोल्यूशन पास किया, एक अध्यादेश जारी किया। अब क्या बोल रहा था, तो इस अध्यादेश के अनुसार, ठीक है ना, आफ्टर पास द रिजोल्यूशन, जो रिजोल्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया था, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट अ रोड डेवलपमेंट कमिटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलपमेंट कमिटी को अपॉइंट किया, जिसको हेड कर रहे थे, जिसके हेड थे मिस्टर M.R. जयकर। तो उस कमेटी का नाम पड़ा जयकर कमेटी। हो सकता है सभी बच्चों ने इसको सुना हो, चाहे आप RGPV से पढ़े हों, चाहे किसी भी कॉलेज से पढ़े हों। इसका आपने नाम सुना ही होगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1927 में एक रोड डेवलपमेंट कमेटी को फॉर्म किया। और अगर मैं रोड डेवलपमेंट कमेटी की बात कर रहा हूं, तो उस रोड डेवलपमेंट कमेटी का हेड था मिस्टर M.R. जयकर, इसलिए इस कमेटी का नाम पड़ा जयकर कमेटी। तो क्वेश्चन आता है, जयकर कमेटी का हेड कौन था? तो M.R. जयकर इज द हेड ऑफ द जयकर कमेटी। कब फॉर्म हुआ था? 1927, 1927 में जयकर कमेटी की स्थापना की गई थी। समझ में आ रहा है? इज इन 1927
1927 में जयकर कमेटी की स्थापना की गई थी। मेरे भाइयों बहनों, सी हियर, अच्छे से सुनिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपसे बोला अब जयकर कमेटी की जब स्थापना हुई तो जयकर कमेटी जब एक्शन में आई तो जयकर कमेटी ने बोला अगर इंडिया में रोड बनाना है तो साला आप उनका रूल मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जयकर कमेटी जब आया तो जयकर कमेटी ने बोला कि अगर भारत में रोड को डेवलप करना है ना तो मेरी बातों को मानना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ रिकमेंडेशन देता हूं। मैं मतलब जयकर कमेटी ने हमें कुछ रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, अब रिकमेंडेशन देखिए क्या है। तो रिकमेंडेशंस मेड बाय जयकर कमेटी, जयकर कमेटी ने हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए थे। अब वो रिकमेंडेशन क्या क्या है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो मैंने बोला जयकर कमेटी गिव सम रिकमेंडेशन, जयकर कमेटी ने हमारे लिए कुछ रिकमेंडेशन गिवन दिए। पहला रिकमेंडेशन ये हमसे बोल रहा है रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। आप रोड डेवलपमेंट को ऐसा कंसीडर करो कि जैसे हमारे देश को ब्याज मिल रहा हो। पहला रिकमेंडेशन था जयकर कमेटी का, बड़े ध्यान से सुन लेना। उसने हमारे लिए 5 रिकमेंडेशन गिवन दिए थे। उन 5 रिकमेंडेशन में से पहला रिकमेंडेशन था कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये था जब हमने रोड को बनाना स्टार्ट किया तो लोगों ने इसका विरोध किया। लोग बोलते थे यार अभी हम भूखे हैं, खाने को अनाज नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, अभी हम गुलाम हैं, दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे हैं और आप रोड बना रहे हो। तो ब्रिटिश तो हमारे लिए जयकर कमेटी ने समझाया कि भाई आप ये मत सोचो कि मैं पैसे को बर्बाद कर रहा हूं, आप ये सोचो कि रोड कंस्ट्रक्शन आपके देश के लिए ऐसा है जैसे ब्याज मिलेगा बाद में। आप आज इन्वेस्ट कर दो, जिंदगी भर इसका ब्याज खाओगे। भाई वहां से ट्रेडिंग बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली आप लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेटमेंट यही दिया था कि आप ये समझो कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। आपके देश को आगे जाके इसका ब्याज मिलेगा, ये तो सिर्फ मूलधन है, आप ये समझ लो। सेकंड रिकमेंडेशन जयकर कमेटी ने हमें गिवन दिया था। जयकर कमेटी बोली यार चलो हमने ये तो लोगों को समझा दिया कि रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं, सेकंड पॉइंट मैंने आपसे बोला जयकर कमेटी ने हमसे बोला यार अब हमें रोड बनाना है और रोड बनाना है तो हमें पैसा चाहिए, बिना पैसों के कुछ नहीं होने जाने वाला। तो उसने बोला रोड का पैसा हम किन से वसूल करें? इंसानों से वसूल करो जो उनको यूज कर रहे हैं। तो यूज करेंगे, अगर आप डायरेक्ट बोलोगे तुम इस रोड पर जा रहे हो 5 रुपए दे दो, कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हम पेट्रोल पर और डीजल पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड, रोड को डेवलप करने के लिए। तो मैंने आपके सामने लिखा एन एक्स्ट्रा चार्ज शुड बी पेड, एन एक्स्ट्रा चार्ज शुड बी पेड ऑन पेट्रोल एंड डीजल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो इसका सेकंड रिकमेंडेशन था कि आप क्या करिए ना, आप कुछ एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करिए पेट्रोल पर या फिर डीजल पर फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड। ठीक है ना? अब बात ये आई कि चलो सर पैसा हम चार्ज करने लगे, लेकिन इस पैसे को संभालेगा कौन? इस पैसे का मेंटेनेंस कौन करेगा? तो इन सब पैसे का मेंटेनेंस करने के लिए आप उसने क्या बनाया? उसने एक स्थापना किया, उसका नाम था सीआरएफ। सीआरएफ का मतलब है सेंट्रल रोड फंड। तो जो पैसा टैक्स से आप वसूल कर रहे थे लोगों का, इसको पूरा मैनेज करता था, यूटिलाइज करता था सीआरएफ, दैट मीन सेंट्रल रोड फंड। और सेंट्रल रोड फंड की स्थापना 1929 में की गई थी, समझ लो आप। अगर हम सेंट्रल रोड फंड की बात करें तो स्थापना कब की गई थी सेंट्रल रोड फंड की? सीआरएफ की स्थापना की गई थी इज इन 1929, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। आर यू गेट माय पॉइंट? अब मेरी बात को सुनिए और समझिए। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा हूं, थर्ड रिकमेंडेशन इसका था। अब ये हमसे बोल रहा था कि यार जब रोड को आप डेवलप करोगे तो उसको देखने वाली एक टेक्निकल बॉडी चाहिए जो ऑफिस में बैठ के भी काम कर सके और साइट पर भी काम कर सके, यानी सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी। कुछ को ऑफिस में रहे, कुछ साइट पर टेक्निकल काम संभाले, तो सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। तो इसने 1929 में क्या किया? सीआरएफ की स्थापना की, सेकंड रिकमेंडेशन के अनुसार। और थर्ड रिकमेंडेशन में इसने हमसे बोला, थर्ड रिकमेंडेशन में ये हमसे बोल रहा था, क्या बोल रहा था बच्चों? तो थर्ड रिकमेंडेशन में इसने हमसे बोला
कि हमें एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी भी चाहिए। तो सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड फॉर डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन। तो डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन के लिए एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का होना अति आवश्यक है। अगर हम सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी की बात करें तो इसका रिजल्ट आ रहा था क्या, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आया था, कि इसने आईआरसी की स्थापना किया, दैट मींस इंडियन रोड कांग्रेस। इसने क्या किया, आईआरसी की स्थापना की, इंडियन रोड कांग्रेस, जो 1934 में बना, ठीक है ना। तो 1934 में इसने आईआरसी की स्थापना की, इंडियन रोड कांग्रेस। आज के बाद सभी बच्चे एक बात अंकित जैन की जरूर याद रखना, जब आप आरसीसी पढ़ते हो तो IS 456 2000 यूज यानी IS 456 यूज करते हो, जब आप स्टील पढ़ते हो IS 800 यूज करते हो। इसी तरीके से जब हम हाईवे पढ़ेंगे तो हमें आईआरसी यूज करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, एक बात हमेशा याद रखना, और वो बात कुछ ऐसा है कि जैसे IS 456 2000 is the Bible of RCC, IS 800 is the Bible of steel, इसी तरीके से IRC recommendations are the Bible of highway engineering। ये हाईवे के लिए बाइबल है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। IRC में जो लिखा है वही है, इससे ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। आर यू गेट माय पॉइंट? ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। तो मैंने बोला सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी शुड बी एस्टैब्लिश्ड। इसने एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को एस्टैब्लिश किया और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसको आईआरसी बनाना पड़ा, इंडियन रोड कांग्रेस, जिसकी स्थापना इज इन 1934 में की गई। ये तीन रिकमेंडेशन हो गए। अब वो हमसे बोलता है यार जब हम हाईवे को बनाएंगे तो हमें, ऐसा तो है नहीं कि आज जैसा हाईवे बन रहा है वैसे ही हमेशा बनता रहेगा, हमें एक रिसर्च टीम भी तो चाहिए, एक रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट भी तो चाहिए। तो ये फोर्थ रिकमेंडेशन हमसे बोलता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड। इसने रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया फॉर रोड डेवलपमेंट। रोड को डेवलप करने के लिए इसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। और उसका रिजल्ट क्या निकला, इसने ये बनाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो इसने बनाया था उसका नाम था CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो 1950 में बनके तैयार हुआ था। समझ रहे हो, CRRI सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कब बनके तैयार हुआ था, ये 1950 में बनके तैयार हुआ था। गेट माय पॉइंट? और लास्ट रिकमेंडेशन इसने हमें दिया, इसने लिखा है जयकर कमेटी गिव मोर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जयकर कमेटी हमसे बोलता था लंबे समय की सोचो, छोटे समय की मत सोचो। 1 2 4 साल 5 साल की प्लानिंग मत करो, 1 2 4 साल 5 साल की प्लानिंग मत करो। जयकर कमेटी बोलता था लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, 20 साल की प्लानिंग करो, 30 साल की प्लानिंग करो। तो इसने क्या किया, 20-20 साल की प्लानिंग की और इसका रिजल्ट ये आया, इसने वेरियस 20 ईयर रोड प्लान हमारे लिए दिए। ठीक है ना। तो अभी तक हमारे भारत देश में 4 20 ईयर रोड प्लान आ चुके हैं, लेकिन हमारी किताबों में अभी केवल और केवल 3 ही 20 ईयर रोड प्लान हैं और अपन 3 ही 20 ईयर रोड प्लान अपन पढ़ेंगे। आर यू गेट माय पॉइंट? तो वैसे तो 4 आ चुके हैं लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है। तो अब कल की क्लास से, आज की क्लास की तो मैं इतना छोड़ रहा हूं, कल की क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे वेरियस 20 ईयर रोड प्लान। तो जयकर कमेटी के ये 5 रिकमेंडेशन थे। पहला रिकमेंडेशन उसने हमें दिया था कि आप रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी कंसीडर्ड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंडली हमसे बोल रहा था कि पेट्रोल और डीजल पर एक्स्ट्रा टैक्स पे करना है ताकि हम रोड को डेवलप कर सकें, मेंटेन कर सकें। उसके लिए उसने CRF बनाया, सेंट्रल रोड फंड, इज इन 1929। इसके बाद अगर मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूं थोड़ा सा आगे, तो मैंने आपसे थर्ड रिकमेंडेशन बोला, इसने बोला कि हमें एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो इज इन 1934 इसने एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम था IRC, दैट मींस इंडियन रोड कांग्रेस। इसके बाद अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। फोर्थ मैंने बोला रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड। हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, इज इन 1950। उसका नाम था CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फिफ्थ रिकमेंडेशन। तो जयकर हमसे बोलता था कि जयकर कमिटी ऑलवेज भी गिव मोर स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसने लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आपको ज्यादा
फोर्स किया, तो इसने वेरियस 20 ईयर रोड प्लान दिए कि 20 साल में यहाँ इतना काम कर देना, अगले 20 साल में इतना काम कर देना। तो दे गिव स्ट्रेस फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमारे लिए गिवन देता था, तो इसका रिजल्ट ये आया कि हमारे पास 4 20 ईयर रोड प्लान आए, लेकिन किताबों में 3 है। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान एंड थर्ड 20 ईयर रोड प्लान, जिनके बारे में मैं आपके सामने कल की क्लास में डिस्कस करने वाला रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर के लिए अपन इतना रखते हैं। ठीक है, रात ज्यादा हो गई है, 11:30 के समथिंग का वक्त हो चुका है। ठीक, तो अपन कल मिलते हैं, कल इसके आगे की बात करेंगे। अच्छा, गिव मी अ फीडबैक प्लीज, कैसा लगा आप लोगों को क्लास? एनीबॉडी एल्स? मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसा लगा आप लोग को क्लास, कुछ तो बोल दो। गिव मी अ वैल्यूएबल फीडबैक ना। एक्चुअल में किसी भी टीचर का सबसे बड़ा जो आउटपुट है वो है उसका फीडबैक। ठीक है ना, वो है उसका फीडबैक। तो मैं तो आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ आज का लेक्चर कैसा लगा, बहुत ज्यादा पूछ ही नहीं रहा। बाकी आपको बैच के बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है ही। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड है, यू कैन एनरोल्ड, आप एनरोल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। कल अपन इसके आगे डिस्कशन करने वाले रहेंगे। हम वेरियस 20 ईयर रोड प्लान की बात करेंगे और कल हम आपके सामने ज्योमेट्रिक डिजाइन भी बहुत कुछ कवर कर लेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि सभी बच्चे कल आएं। नोट्स आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर मैं सर को दे दूंगा, तो एप्लीकेशन पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो बच्चों को इंटरेस्ट है वो अपने नोट्स सामने निकाल के पढ़ते रहना और मैं लेक्चर लेता रहूंगा, आप सुनते रहना। ठीक है ना, बाकी हमने बता दिया कैसे सुनना है, जैसे हरि कथा अनंता। ठीक है ना, बिल्कुल वैसे ही सुनोगे तो मजा आएगा। हाईवे इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर स्पेशली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट एग्जामिनेशन, है ना। इनके लिए हाईवे इंजीनियरिंग बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्टिंग है, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग चिंता मत करिएगा, वी विल डिस्कस, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कंप्लीट हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं, सभी को